स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और आनंद में होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपको काव्य खंड पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से आपका जो पाठ है कैमरे में बंद अपाइज, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, जिनके लेखक हैं रघुवीर साय। तो सबसे पहले आज हम रघुवीर साय का लेखक परिचय देखते हैं, अर्थात उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, इनका जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। उसके बाद है इनकी पत्रकारिता, अर्थात इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया है। तो उन्होंने किन किन क्षेत्र में काम किया था पत्रकारिता के? देखिए, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये संबंधित रहे हैं, अर्थात इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया है। हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंधित रहे हैं। अर्थात इनकी जो पत्रिकाएं जिन्होंने इन्होंने काम किया है वो एक तो थी कल्पना और दूसरी थी दिनमान। इन दोनों पत्रिकाओं से ये कहीं ना कहीं संबंधित रहे हैं। इनको जो सम्मान दिया गया है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। निधन, इनकी जो मृत्यु हुई है वो सन 1990 में दिल्ली में हुई थी। आगे देखते हैं, रघुवीर साय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। जो रघुवीर साय जी हैं वो हमारे समकालीन कविताओं के साथ उन्होंने भी अपनी कविताओं को लिखा है और वो उनके समकालीन कवि रहे, साथ में वो एक संवेदनशील कवि थे। संवेदनशील का मतलब आप सभी जानते हैं कि जैसा कि लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी संवेदनशीलता कविताएं प्रस्तुत की हैं। आगे देखते हैं, सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार, ये जो है सारे ये इनके टॉपिक रहे हैं कविताओं के। और इन्होंने कविताओं की जो भाषा ली है बेलौस भाषा। बेलौस भाषा का तात्पर्य हुआ स्टूडेंट जैसे कि हिंदी भाषा से संबंधित भाषाएं है ना, उस पे इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। और साथ ही इन्होंने घर मोहल्ले के चरित्रों पर भी कविताएं लिखी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने घर और मोहल्ले, इन्होंने जैसे कि घर के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, लोग बागों के ऊपर इन्होंने काफी कविताएं लिखी हैं और इससे हमारी चेतना को कहीं ना कहीं स्थायी नागरिक बनाने की कोशिश करी है। अर्थात जब हम सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ अच्छी सी चेतनाएं उभर कर सामने आती हैं और कहीं ना कहीं हम एक अच्छे नागरिक बनने का उदाहरण बनते हैं। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम आदि, ये सभी बातें इनकी कविताओं में देखने को मिलती हैं। अर्थात हमारे जो समाज है, हमारा जो देश है, उसमें जब ये सारी चीजें हुआ करती थी, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रहा है या फिर आगजनी हो रही है या राजनीतिक भ्रष्टाचार हो रहा है कि जो राजनीतिक लोग हैं बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, साथ ही छल छदम यानी कि धोखे छलावे से काम हो रहा है, ये सारी चीजों को के ऊपर इन्होंने कहीं ना कहीं कविताएं लिखी हैं और अपनी इन सारे टॉपिकों को लेकर कविताओं में वर्णन भी किया है। आगे ये कहते हैं कि खोजी पत्रकारिता का सनसनीखेज रिपोर्ट बनकर नहीं रह जाती हैं। अर्थात ये एक तरीका से खोजी पत्रकारिता का काम करते थे और सनसनीखेज इनकी जो रिपोर्टें होती थी वो सनसनीखेज बनकर नहीं रह जाती थी, बल्कि उनमें आत्मान्वेषण का माध्यम भी बन गई है। अर्थात ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया करते थे वो केवल सनसनीखेज बनकर नहीं रहती थी, बल्कि लोग वह कहीं ना कहीं उन सारी चीजों से कुछ सीख कर, कुछ नया करके अपने ऊपर भी अप्लाई करते थे, अर्थात अपने ऊपर भी प्रस्तुत करने की कोशिश करते थे। वैसे तो वे पत्रकार थे, लेकिन पत्रकार के साथ साथ सिर्फ कथाकार और कवि भी रह चुके हैं। देखिए, रघुवीर साय जो हैं वो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे,
साथ ही साथ एक बहुत अच्छे कथाकार थे, यानी कहानीकार थे, और कहीं ना कहीं वे बहुत ही अच्छे कवि भी रह चुके हैं। देखिए आगे वो कहते हैं उनकी कविता की विशेषता थी कि उनकी कविताओं में कहानी और नाटकीयता झलकती है। उनकी जो कविता है उसमें ये बहुत ज्यादा विशेषता है कि वो जो कविताएं लिखते थे, उनकी कविताएं ऐसी लगती थी जैसे कि कोई भी पाठकगण या हम आप सभी उनकी कोई कविता की जगह कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई किसी नाटक को पढ़ रहे हो, अर्थात ये सारी चीजें उनमें झलकती थी। ऐसा लगता था कि हम कविता के रूप में कहानी उन्होंने प्रस्तुत की है, कहानी की बातों को बताया है, या किसी नाटक को प्रस्तुत किया है। तो उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं हमें कहानी और नाटक सारी चीजें देखने को मिलती हैं। पत्रकार और कवि के रूप में उन्होंने घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी देखा है। जब उन्होंने पत्रकारिता करी, अर्थात जब वो एक पत्रकार के रूप में थे और शायद कवि के रूप में थे, तो जो घटनाएं, आम घटनाएं हुआ करती थी हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे समाज में, तो कहीं ना कहीं उनमें निहित विडंबनाएं जो होती थी, या जो दुख से भरी परेशानियां थी, हम जो दुख झेलते थे, या जो त्रासदी थी, कुछ भी ऐसा घटित हो जाता था, तो वो सारी चीजें वो हमको कहीं ना कहीं उनके कविताओं में देखने को मिलती हैं। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है उन्होंने छोटी से छोटी बात को भी महत्ता दी है। देखिए पहली विशेषता क्या पढ़ी थी हमने कि उनकी कविताओं में कहानी और नाटकीयता को देखा जाता है, और दूसरी विशेषता है कि छोटी सी भी छोटी बात को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। कुछ कवि, कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बातों के मुद्दों पे काम करते हैं, या समाज में कुछ बड़ी जो बातें होती हैं उन पर ही मुद्दों पर अपनी कविताएं लिखते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि इन्होंने छोटी छोटी बातों को भी इम्पोर्टेंस दिया, महत्व दिया है और उस पर काम किया है। वह महज बड़े कहे जाने वाले विषयों पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिन विषयों को समाज में के हाशिए पर रखा जाता है उन पर भी दृष्टि डालते हैं और महत्व देते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि वो ऐसा नहीं करते थे कि समाज में जो छोटी छोटी बातें हैं उनको नहीं देखने हैं, या बड़ी बातें उनको नहीं देखने, बल्कि समाज की जो मेन बातें हैं, समाज जो हाशिए डाला जाता है, रखा जाता है, उस पर भी वो दृष्टि डालते हैं और कहीं ना कहीं समाज की उन बातों को पूरी तरह से महत्व देते हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को रचना का विषय बनाया। बिल्कुल सही बात है, हमारे जो जीवन के अनुभव होते हैं कहीं ना कहीं हमारे वो जीवन के अनुभव बहुत काम आते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वही अनुभवों को उन्होंने रचना का विषय बनाया है, और वही कहीं नहीं कहीं वो अभी हमारे जीवन में बहुत अच्छे से हमें प्रेरणा देती हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। देखिए रघुवीर साई ने हमारे समाज में क्या काम करा है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो समाज में ताकतवर लोग होते थे, जो बहुत पैसे वाले लोग होते थे, ऊंचे दर्जे के लोग होते थे, उनकी हैसियत के बारे में, उनकी सत्ता के खिलाफ, है ना, उनकी जो सत्ता थी, उनका जो रोल था, उनके बारे में कहीं ना कहीं उन्होंने उनके खिलाफ जाकर साहित्य में और पत्रकारिता में बहुत काम किया है। और हम जो पाठक हैं उन पाठकगण को उसका की ओर ध्यान आकर्षित किया था, तो उसके बारे में सारी चीजों को बताया है। रामदास नाम की कविता आधुनिक हिंदी कवि की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। उनकी जो कविता है रामदास, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है, और वो रामदास नाम की कविता आधुनिक हिंदी कवि की महत्वपूर्ण रचना के रूप में मानी जाती है। स्टूडेंट्स देखते हैं हम कि रघुवीर साई अपनी कविता के बारे में क्या कहते हैं। अत्यंत साधारण और अनायास से प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। अर्थात रघुवीर सहाय ने समाज में होने वाली जो परेशानियां हैं, जो जनरल सी परेशानियां, नॉर्मल सी लगती है हम लोगों को देखने में वो परेशानियां, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उन समस्याओं पे भी काम किया है, उन विडंबनाओं पर, उन दुख भरी कहानियों पे भी काम किया है। अर्थात समाज में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, किसी भी तरह की कोई कठिनाई है, उस पर भी वो छोटी से छोटी बात पे वे काम करते थे, अर्थात अपनी कविताएं उस पे प्रस्तुत करते थे। उसका प्रतिनिधि उदाहरण है
यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो भूल गए लोगों संग्रह से ली गई है। देखिए जो उनकी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, है ना, ये किस संग्रह से ली गई है? जो भूल गए लोग, वहां से ली गई है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक व्यक्ति होता है जो बहुत अपाहिज होता है और उसके बारे में वो हमें आगे बता रहे हैं। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह सवाल पूछे जाते हैं और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसमें ना जाने कैसी कैसी बातों का समावेश किया जाता है। रघुवीर सहाय कह रहे हैं शारीरिक चुनौती को झेलते हुए, अर्थात एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा अपाहिज है, परेशान है, तो उसको टेलीविजन के सामने लेकर आते हैं और कैमरे के सामने लाकर उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि दर्शक उसके दुख को, दर्द को देखेंगे, फील करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा कार्यक्रम है वो बहुत अच्छा प्रेजेंट होगा। आप लोग सभी जानते हैं कि हम जो टीवी पे सीरियल्स देखते हैं तो सभी लोग चाहते हैं कि हमारी जो सीरियल है उसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़े, तो वो कुछ इस तरह के अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार इन्होंने एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने लाए हैं और उसकी संवेदनाओं को वो कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सामने वाले जो दर्शक हैं वो भावुक हो जाएं, बिल्कुल जाके इमोशनल हो जाएं। इस तरह से आगे वो कहते हैं कि इन सब का सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार के माध्यम से संबंध को रेखांकित किया है। जब उस व्यक्ति से कैमरे के सामने लाकर उसकी जख्मों को कुरेदते हैं, उससे ऊट-पटांग तरह की बातें करते हैं, उसे परेशान करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने कहीं ना कहीं संचार, दृश्य संचार के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। दृश्य संचार आप जानते ही हैं, संचार यानी कि कम्युनिकेशन और दृश्य यानी कि कोई भी चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है, उसके माध्यम से इन्होंने ये सारी चीज़ों को प्रकाशित करने का, रेखांकित करने की कोशिश करी है कि उस शारीरिक चुनौती को झेलते हुए उस व्यक्ति का दर्द हम किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से सुन रहे हैं और क्या हम उस दर्द से भावुक हो पा रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उतारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनशील हो जाता है। देखिए कोई भी हो व्यक्ति, अगर वो व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और जाहिर सी बात है टीवी वाले, तो वो पहले अपने व्यापार को इम्पोर्टेंस देगा, ना कि उसकी पीड़ा को देगा। तो रघुवीर साहब यही कह रहे हैं कि पैसे तो हम सोच रहे हैं कि किसी के दुख दर्द को हम बांटें, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी दिखा रहे हैं कि जब टेलीविजन स्टूडियो वाले जो लोग होते हैं उनका रवैया कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वो ये नहीं देखते कि हम इससे जख्मों को कुरेदेंगे तो उसको परेशानी होगी, दुख दर्द होगा, बल्कि वो तो अपनी टीआरपी बनाने में बड़े रहते हैं। अर्थात वो ये सोचते हैं कि हम इसको नमक मिर्च लगा के, मसाले लगा के, चटकारा कैसे अपना प्रोग्राम बनाए। जैसा कि आप लोग अक्सर देखते ही हैं कि लोग अपने प्रोग्राम में उल्टी सीधी, झूठी, गपशप, मसाला वाली न्यूज़ को पेश करते हैं। इसी तरह वो सोच रहे हैं कि उनका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। रघुवीर जी की कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उजागर जरूर तो करती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। इनकी जो कविता है वो टेलीविजन के भीतर जो भी काम होता है, किस तरह से संवेदनाओं को की कोई महत्वता नहीं होती, संवेदनाओं को कोई महत्व नहीं आता, या किसी की फीलिंग्स को हम किसी से जब सवाल जवाब करते हैं, भले उसको दुख हो, पीड़ा हो, कितनी भी कठिनाई परेशानी हो, लेकिन हमें तो अपने व्यापार से मतलब है। तो कहीं ना कहीं जो टीवी के अंदर की जो दुनिया है उसके बारे में ये प्रस्तुत कविता है कि किस तरह से उस व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, उसके जख्मों को कुरेदा जा रहा है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर हम देखें, बल्कि ये कविता तो ऐसे हर व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट्स की, जरूरी नहीं कि हम टेलीविजन से जोड़कर इस कविता को देखें, बल्कि ये कविता हर ऐसे बेचारे गरीब व्यक्ति की है, ऐसे शारीरिक अपंगता वाले व्यक्तियों की है जो शारीरिक यातना को झेल रहा है। उन सारी चीज़ों के बारे में दुख दर्द देखते हुए वेदना को बेचना चाहता है, और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं अपने दुख को, दर्द को, परेशानियों को, इमोशनल को एक टेलीविजन के माध्यम से बेच रहा है। तो सो स्टूडेंट्स, ये आप आज की कविता थी कैमरे से मैं बंद अपाहिज के बारे में मैंने आपको अभी समझाया कि रघुवीर सहाय ने आपको की जो कविता है उसमें क्या चीज़ बताई है, क्या चीज़ नहीं बताई।